हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू योर नेक्स्ट क्लास। एक मिनट में माइक सेट। ओके, सो हमारा एक्सरसाइज 2.2 चल रहा था जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक अपन ने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं जो कि आपको ऊपर डिस्प्ले हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। देर इज़ अ सर्कुलर पाथ, रमन टेक्स 18 मिनट्स वाइल अनुप्रिया टेक्स 12 मिनट्स टू कंप्लीट वन राउंड। इफ़ दे स्टार्ट एट द सेम टाइम आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट। मतलब एक सर्कुलर पार्क है, ठीक है, उस पर दो लोग चल रहे हैं, ठीक है। ये सर्कुलर पार्क है, एक लड़की है अनुप्रिया, वो स्टार्ट करती है, वो 12 मिनट में एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है, ठीक है। 12 मिनट में वो यहाँ पे पहुँच गई, ठीक है। लेकिन जो लड़का है दैट इज़ रमन, उसको 18 मिनट्स लगते हैं। तो अब उसको टाइम लगेगा रमन को तो पहुँचने में, तो रमन को टाइम लगता है, इसलिए रमन चलता 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 अभी तक यहीं पर पहुँचा है। 12 मिनट हुआ ना, तो रमन यहीं पर पहुँचा है अभी। जब रमन पूरा राउंड कंप्लीट करेगा कितना टाइम हो जाएगा? 18 मिनट। तब तक अनुप्रिया तो आगे निकल चुकी होगी। समझ रहे हो बात को? मतलब जब तक अनुप्रिया एक राउंड कंप्लीट करेगी, मतलब जब तक रमन एक राउंड कंप्लीट करेगा 18 मिनट में, अनुप्रिया का तो एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा और दूसरे राउंड के लिए आगे बढ़ जाएगी। तो उनके बीच में जो टाइम डिफरेंस है, धीरे धीरे क्या करेंगे, वो एक जगह आके मीट करेंगे, एक पॉइंट पे आके मीट करेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो जब भी हमारा आंसर हमारी दोनों वैल्यूज से बड़ा होता है, ठीक है, तो हम एलसीएम निकालते हैं। मैंने बताया था जब भी कोई चीज़ जमानी होती है तो एचसीएफ निकालते हैं। लेकिन जब हमारा आंसर दोनों वैल्यूज से या फिर जितनी वैल्यूज हमें गिवन है उनसे बड़ा हो तो क्या निकालते हैं? एलसीएम। टाइम टेकन बाय रमन 18 मिनट्स, टाइम टेकन बाय अनुप्रिया 12 मिनट्स, टाइम ऑफ देयर मीटिंग इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। यहाँ पर अपन ने एलसीएम के लिए प्राइम फैक्टर्स किए, दोनों में 2 और 3 कॉमन है, कुछ भी नॉन कॉमन नहीं है। लिखो, इनकी हाईएस्ट पावर लगानी है। हाईएस्ट पावर कितनी है दोनों की? 2 और 2, तो 4 × 9 दैट इज 36। तो 36 मिनट बाद वो मिलेंगे, ठीक है। तो ये है अपना क्वेश्चन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in a seminar number of participants of Hindi, English and Maths are 60, 84 and 108। लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है क्योंकि इसमें जो लिखा हुआ है थोड़ा सा अलग है। इफ इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर सिटिंग इन ईच रूम, फाइंड लीस्ट नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रूम्स। इसमें जो दो चीज़ें मेन है वो है कि हमें जो नंबर ऑफ रूम्स निकालने हैं, मतलब पहले तो समझ लो क्वेश्चन क्या है, ठीक है। 3 सब्जेक्ट के टेस्ट हो रहे हैं, एक सेमिनार हो रहा है, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चे हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स में 60, 84 और 108। तो हमें क्या करना है, उन बच्चों को बराबर बिठाना है। मतलब एक क्लास में मान लो 10 बच्चे, तो दूसरी क्लास में भी 10 ही बच्चे होने चाहिए, ठीक है, सेम सब्जेक्ट के। हमें बिठाना है उन्हें रूम्स के अंदर। तो अब ये बताना है कि कम से कम कितने रूम चाहिए होंगे, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स चाहिए, पता करना है अपन को, ठीक है, कि कितने रूम में काम हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें पता करना पड़ेगा। पहले तो आप लिख दीजिए नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स तीनों के। मैंने बताया था आपको कि जब भी आपको कोई चीज़ जमानी होती है, ठीक है, अरेंज करनी होती है, तो आप एचसीएफ निकालते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रूम, एचसीएफ इज इक्वल टू 60, 84 एंड 108। समझ रहे बात को? इसका एचसीएफ निकालूंगा। अब बोलोगे सर आपने मैक्सिमम वर्ड यूज़ क्यों किया है? मैक्सिमम वर्ड इसलिए यूज़ किया है, अगर हमें कम से कम कमरे यूज़ करने हैं, सपोज मेरे पास 20 बच्चे हैं, तो मैं 10 बच्चे इस रूम में बिठा दिए, 10 बच्चे इस रूम में बिठा दिए, कितने रूम यूज़ हुए? 2 रूम यूज़ हुए। मान लो मैं 5-5 बच्चे 4 रूम में बैठाता हूँ, तो फ़र्क पड़ रहा है ना। जब मैं बच्चे कम ले रहा हूँ तो मेरे को रूम ज़्यादा चाहिए, जब बच्चे ज़्यादा ले रहा हूँ तो मेरे को रूम कम चाहिए। तो मैक्सिमम पॉसिबल स्टूडेंट्स कितने हैं? 10 से ऊपर मैं बच्चे नहीं ले सकता, फिर वो अनइक्वल हो जाएंगे, बराबर नहीं रहेंगे। तो इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैंने यूज़ किया है। तो यहाँ पर एक रूम में कितने बैठ सकते हैं बच्चे, जैसे ही आप उसका एचसीएफ निकालेंगे ना, एचसीएफ अपन ने प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाला, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एक रूम में बैठ सकते हैं, पार्टिसिपेंट्स भी लिख सकते हो यहाँ पर, 12 स्टूडेंट्स या फिर 12 पार्टिसिपेंट्स बैठ सकते हैं एक रूम में। इससे ज़्यादा नहीं बैठ सकते, इससे ज़्यादा बैठाते आपका गड़बड़ हो जाएगा पूरा कैलकुलेशन, ठीक है। सो आगे चलते हैं। ये 60, 84 एंड 108 याद रखना। सो रूम्स रिक्वायर्ड फॉर,
पहले कौन सा था? हिंदी। हिंदी। बेटा कितने बच्चे हैं टोटल? 60 बच्चे हैं और एक रूम में बैठ सकते हैं 12 बच्चे। तो यहाँ पर कितने रूम चाहिए होंगे अपन को? 5 रूम्स चाहिए होंगे। ठीक है, 5 रूम्स। रूम्स रिक्वायर्ड फॉर इंग्लिश इज इक्वल्स टू 72/12। यहाँ पर 84 है, सॉरी 84 बच्चे इंग्लिश के। 84/12 तो ये हो जाएगा 7 रूम्स। ठीक है, रूम्स रिक्वायर्ड फॉर मैथ्स 108/12 9। ठीक है, 9 रूम्स। तो ये कैसे निकाला बेटा? एक मतलब मेरे पास टोटल बच्चे 60 है, मतलब किसी सब्जेक्ट के, और एक रूम में 12 बच्चे बैठ सकते हैं। तो देख लो 12 के 5 टुकड़े कर दो, मतलब 5 रूम तो अपन को चाहिए होंगे। ठीक है, तो इसके लिए इतने रूम चाहिए, इसके लिए इतने रूम चाहिए और इसके लिए इतने रूम चाहिए। तो टोटल रिक्वायर्ड रूम्स कम से कम कितने रूम चाहिए होंगे अपन को? 5 + 7 + 9 दैट इज 21 रूम्स। हमें कम से कम नहीं तो 21 रूम्स चाहिए होंगे, और ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो जनरली बच्चे क्या करते हैं? HCF निकाल देते हैं और काम खत्म करते हैं कि हमने HCF निकाल दिया, दैट इज ओके, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। HCF निकालने के बाद भी आपको ये लैंग्वेज लिखनी है, नंबर ऑफ रूम्स पर सब्जेक्ट कितने चाहिए। ठीक है, अब आपकी बुक में से एक आपको थ्योरम करवाना है, दैट इज योर थ्योरम नंबर 2.4, 2.5 और 2.6। 3 थ्योरम है, मैं 2.5 करवा देता हूँ आपको। थ्योरम 2.5। ठीक है, हमें प्रूव करना है √2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, √2 इरेशनल प्रूव करना है, लेकिन हमें पता है, सबको पता है कि √2 एक इरेशनल नंबर ही होता है, लेकिन इसको प्रूव कैसे करेंगे? ठीक है, तो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? हम सबसे पहले इसे एक रैशनल नंबर मान लेंगे। तो रैशनल नंबर कैसे मानेंगे? लेट √2 बी अ रैशनल नंबर। बेटा रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q are integers and Q is not equals to 0। अब कई बच्चे बोल सकते हैं सर समझ में नहीं आया क्या लिखा। मैंने इंटीजर बोल दिया ना एक बार, तो इंटीजर है ये, वेयर P and Q are integers and Q is not equals to 0। ठीक है, एक और कंडीशन लगती है, P Q R को प्राइम। बेटा को प्राइम का मतलब क्या होता है? को प्राइम ऐसे नंबर्स होते हैं जो किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर P और Q को ऐसे नंबर माना है जो कि को प्राइम है। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है आपको, ये पूरा एक ही ब्रैकेट है। ठीक है, तो ये चीज़ मेन है, ये चीज़ काम आएगी अपने आगे जाकर। तो ठीक है, अपन आगे चलते हैं। यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और स्क्वायर कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा? और स्क्वायर भी कर दीजिए। तो √2Q इज इक्वल्स टू P, 2Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर। ये अपने पास टर्म बन रही है। ठीक है बेटा, यही चीज़ मेन है, ये चीज़ आपको समझनी है। मान लो मेरे पास ऐसा कोई नंबर लिखा हुआ है 5 × 2 इज इक्वल्स टू 10। एक नंबर, फिर दूसरा नंबर, फिर तीसरा नंबर।
फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर। तो मैं कह सकता हूँ फर्स्ट नंबर से थर्ड नंबर डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा? 5 से 10 डिवाइड होता है? हो रहा है। तो जब भी 3 नंबर ऐसे फॉर्म में लिखे हो सकते हैं, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर इज इक्वल टू थर्ड नंबर, तो हम कह सकते हैं इस वाले नंबर से ये नंबर डिवाइड हो रहा है। तो अपन लिखेंगे 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। ठीक है, तो 2 किसको डिवाइड कर रहा है? पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। मान लीजिए 2 16 को डिवाइड कर रहा है, करता है कि नहीं करता है? 8 टाइम्स करता है। 16 किसका स्क्वायर होता है बच्चों? 4 का। तो 2 4 को भी डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? तो अपन यहां पे लिख देंगे 2 डिवाइड्स पी एज वेल। ठीक है, मुझे पता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन आपको भी थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा अपनी तरफ से। ठीक है, ये क्वेश्चन है 3 नंबर में आता है, सीधा सीधा आ चुका 2-3 बार पेपर में। आपको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर स्क्वायर कर देना है, फिर आपको पता है जब भी 3 नंबर ऐसे लिखे जाते हैं तो ये नंबर इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो लिख देंगे 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। अगर कोई नंबर दूसरे नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना, तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, मतलब पी को भी डिवाइड करेगा। तो एक तरीके से हमने कह दिया कि 2 डिवाइड्स पी एज वेल। तो इस स्टेटमेंट को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, 2 किसको डिवाइड कर रहा है? पी को डिवाइड कर रहा है। तो 2 डिवाइड कर रहा है पी को। बोलोगे सर अब ये क्या कर दिया आपने, मतलब समझ में नहीं आया हमें। अगर ये समझ में आ गया इसके बाद तो समझने वाली बात भी नहीं है। कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है? पी। किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से। कितनी बार हो रहा है हमें नहीं पता, तो हमने उसको ए मान लिया। यहां पर पी स्क्वायर डिवाइड हो रहा था, किससे डिवाइड हो रहा था? 2 से। कितनी बार हो रहा था? क्यू स्क्वायर टाइम्स। ठीक है, जैसे कि यहां पर 10 डिवाइड हो रहा है 5 से, कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है? 2 टाइम्स। तो यहां पर वैसे ही हमने मान लिया कि 2 पी को डिवाइड कर रहा है, इसलिए पी डिवाइड हो रहा है 2 से। कितने टाइम हो रहा है हमें पता नहीं, तो हमने ए मान लिया। यहां पर पी इज इक्वल टू 2a रख दो, यहां पर इसको इक्वेशन नंबर 1 रख दो। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, बेटा रखो इस पे 2q स्क्वायर इज इक्वल टू, पी की जगह रख दोगे आप, पी की जगह रख दोगे 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, सो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। इससे ही कट गया 2 टाइम्स, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। ठीक है, तो फिर से वही कंडीशन आ गई, एक साइड 2 नंबर है, एक साइड 1 नंबर है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं इसको सीधा करके लिख देता हूं, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। यहां पर आप नोट करेंगे कि 2 यहां पर q स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, तो 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, 2 विल डिवाइड q एज वेल। वही कि वही सेम कहानी जो यहां पर लिखी थी ना, वही वहां पे लिख दी। यहां पर p को डिवाइड कर रहा था 2, यहां पर किसको कर रहा है? q को डिवाइड कर रहा है। तो बेटा एक बार इसको लिख लेना, ठीक है, मैं इसके बाद और भी लाइंस लिखवाऊंगा। ठीक है, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सो इसको मैं रब कर देता हूं। इसको रब करने से पहले हाँ, जो तुम्हें मुद्दे की बात है वो बता देता हूं। हमने √2 को एक रैशनल नंबर माना था, मतलब वो p और q के बराबर है, और p और q ऐसे नंबर है जो कि को प्राइम है, मतलब वो किसी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। लेकिन यहां पर p 2 से डिवाइड हो रहा है, चेक, और q भी किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से। मतलब यहां पर जो 2 है ना, वो p को भी डिवाइड कर रहा है और q को भी डिवाइड कर रहा है। मतलब हमारी जो इमेजिनेशन थी, हमने जो अज्यूम किया था, वो क्या हो गई? गलत हो गई। मतलब ये एक रैशनल नंबर नहीं है, एक ऐसा नंबर है इरैशनल नंबर। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन इतनी बात मान लो मेरी, √2 आए, √3 आए, √5 आए, आपको सेम टू सेम सॉल्यूशन करना है।
बस चेंज इतना हो जाएगा, यहाँ पर √3 आ जाएगा, यहाँ पे √3 आ जाएगा, मतलब हर जगह 3 आने लग जाएगा। फिर अगर √5 के लिए क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे √5 आने लग जाएगा। लैंग्वेज में इतना सा भी फर्क नहीं रहेगा, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। एक तरीके से कई बच्चे रट लेते हैं, रट लो, समझना है तो वीडियो को फिर से रिवर्स करके देखो, 2 नहीं 3 बार में समझ में आएगा, लेकिन समझ में आएगा। कोई पर्टिकुलर स्टेप में प्रॉब्लम है, आप मेरे को होमवर्क भेजते हो ना, तब पूछ लो सही प्रॉब्लम है इस स्टेप में। लेकिन मुझे पता है ज़्यादातर बच्चे वीडियोस देखते ही नहीं, तो कहाँ से पूछेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद काम खत्म नहीं हुआ, हमें लिखना पड़ेगा। जो चीज़ हमें पता चली ना कि ये दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, तो अपन को लिखना पड़ेगा। टू divides P and Q both, दोनों को डिवाइड कर रहा है ये, which is contradiction in our assumption, which is contradiction in our assumption. Therefore, our assumption is wrong. Hence, √2 is irrational. ये फाइनल बार रिपीट कर रहा हूं, ये 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो हमने जो माना था उसमें एक रुकावट आ रही है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है रुकावट, विरोध कर रहा है। अपन ने जो माना था ना, हमारी अजम्पशन में क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है, एक विरोधाभास है, एक प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है कि वो हमने माना था कि ये दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता कोई भी सेम नंबर, लेकिन 2 तो डिवाइड कर रहा है। मतलब हमारी जो अजम्पशन थी ना, जो हमने अज्यूम किया था, जो हमने माना था, वो गलत माना था। हमने क्या माना था कि √2 एक रैशनल नंबर है, लेकिन √2 रैशनल नंबर नहीं है, तो फिर क्या होगा, हैंस √2 इज एक रैशनल नंबर। मुझे पता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन आपको करना पड़ेगा। और आज की क्लास के लिए मैं कहूँगा इतना ही है, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करना है वो इससे अगर मैं मिक्स कर दूंगा ना, तो आपके दिमाग में पूरा खिचड़ी बन जाएगा। तो ट्राई करो कि आज के डे में आप इस टॉपिक को पूरा निपटा दो, ठीक है। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, 3 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। आप √2 की जगह √3 भी मुझे करके दिखाओगे, ठीक है। √2 तो आपको करना ही है। यहाँ पर जहाँ पे आपने √2 रखा था, वहाँ पे √3 रख के करके बताओ, मैं चेक करूँगा, ठीक है, ओके। और आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो तो बुक में देख लेना, बुक के अंदर भी दिया हुआ है आपको, ठीक है। यह थ्योरम 2.4 किया था अपन ने, ईशा 2.5 है, आप देख लेना, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।